वेलकम टू माय चैनल खान ज्योग्राफी सॉल्यूशन। आज के इस वीडियो में हम वेस्ट बंगाल हायर सेकेंडरी ज्योग्राफी में जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं प्रोजेक्ट पे 5 मार्क्स होता है और 5 मार्क्स जो है वो 3+2 यानी 3 मार्क्स जो है आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट को बना करके A4 साइज़ में वो जमा करने पर होता है और 2 मार्क्स उस पर वाइवा यानी कुछ क्वेश्चंस होते हैं उसके लिए होता है। और उस पर जो टॉपिक्स जो दिया हुआ है वेस्ट बंगाल हायर सेकेंडरी काउंसिल ने, तो वो 5 टॉपिक हमारा है, वो सिलेबस में सबका दिया हुआ रहता है, बुक में दिया रहता है। जिसमें पहला टॉपिक क्या है? पहला टॉपिक है पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर के बारे में। सेकंड नेक्स्ट टॉपिक क्या है? अर्थक्वेक एंड लैंडस्लाइड्स इन हिमालयन रीजन, इसके बारे में है। थर्ड टॉपिक क्या है? वॉल्केनिक इरप्शन इन जापान में वॉल्केनिक इरप्शन होता है उसके बारे में। फोर्थ इज़ फ्लड्स इन सुंदरबन एंड लास्ट 5th इज़ ड्राउट इन बांकुड़ा एंड पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट। तो ये 5 टॉपिक हैं। इस 5 टॉपिक में से आपको किसी भी एक टॉपिक पे प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करना होता है। तो इसी के बारे में हम आज किस तरह से हमें एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करना चाहिए, एक आइडियल प्रोजेक्ट रिपोर्ट के क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, किस तरह से उसे तैयार किया जाता है, स्टार्ट कैसे किया था, एंड कैसे किया था, इसी बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो 5 टॉपिक में से जो भी आपने टॉपिक चुना है, तो एक आइडियल प्रोजेक्ट रिपोर्ट का जो स्ट्रक्चर है वो सबका ही सेम होता है। सिर्फ टॉपिक के हिसाब से जो कंटेंट है या वो वेरी करते रहता है, जो उसमें डिटेल्स है वो अलग होगा, लेकिन एक प्रोजेक्ट जो है वो उसका स्ट्रक्चर जो है वो सबका सेम होगा। मतलब क्या है कि सबसे पहला जो हमारा वो A4 साइज़ का जो पेपर होगा, तो उसके सबसे ऊपर में हमारा वो टाइटल पेज कहलाता है। उस पर हम टाइटल लिखेंगे, टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट। हमारा प्रोजेक्ट का टाइटल क्या है? सपोज़ किसी ने रखा है वॉल्केनिक इरप्शन इन जापान, तो वहाँ लिखेंगे टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट, उसके बाद वॉल्केनिक इरप्शन इन जापान। किसी ने रखा है अर्थक्वेक एंड लैंडस्लाइड्स इन हिमालयन रीजन। तो ये टाइटल पेज में हम टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट लिखेंगे, अपना नाम लिखेंगे, रोल नंबर लिखेंगे, क्लास लिखेंगे, सेक्शन लिखेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखेंगे, स्कूल का नाम लिखेंगे, ईयर ऑफ सबमिशन, ये सब अच्छे से खूबसूरत हैंडराइटिंग में लिखेंगे। चाहे आप कंप्यूटर से टाइप करके निकाल लीजिए या हाथ से ही अच्छे से खूबसूरत हैंडराइटिंग में इसको सजा के लिखिए। तो ये हमारा हुआ सबसे पहला ऊपर का जो पेज होता है A4 साइज़ का, वो कहलाता है टाइटल पेज। तो ये टाइटल पेज सबका रहेगा। नेक्स्ट, इसके बाद जो दूसरा पेज होगा यानी सेकंड जो पेज होगा वो हमारा होगा एक्नॉलेजमेंट का। तो एक्नॉलेजमेंट में भी मैटर सबका सेम होता है, सिर्फ उसमें जहाँ पे हम लिखते हैं कि माय टॉपिक वाज दिस, तो वो टॉपिक सिर्फ चेंज हो जाता है। बाकी जो स्ट्रक्चर है वो उसमें आपने किन किन लोगों से मदद ली थी, आपके टीचर्स ने मदद किया, आपके स्कूल के लोगों ने, आपके फ्रेंड्स ने, आपके घर वालों ने, जिन्होंने मदद किया था, वो हम आप डिस्प्ले में देख सकते हैं। उसका एक सैम्पल हमने दे दिया है। तो इस तरह से कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट पेज विल बी योर एक्नॉलेजमेंट। कभी कभी किसी जगह में वो एक्नॉलेजमेंट को लास्ट में भी देते हैं, लेकिन एज यू लाइक, जैसा भी आप करें, एक्नॉलेजमेंट आपका होना चाहिए वो आफ्टर योर टाइटल पेज और एट द एंड ऑफ योर टाइटल पेज, एट द एंड ऑफ योर प्रोजेक्ट रिपोर्ट, कहीं भी दे सकते हैं। बट आई वुड प्रेफर, हम तो ये बोलेंगे आप कंटेंट से पहले यानी टाइटल पेज के बाद में ही आप दे दीजिए। चलिए, इसके बाद जो प्रोजेक्ट का तीसरा पेज होगा वो होगा कंटेंट का, यानी आपका जो टॉपिक है वो आपने कैसे कैसे शुरू किया है और कैसे कैसे एंड किया है, तो उसका भी एक फॉर्मेट हम आपको यहाँ स्क्रीन में दिखा रहे हैं, उसके हिसाब से आपका कंटेंट होगा। 4th पेज से आपका जो लास्ट पेज होगा, तो वो आपको चैप्टर्स यानी जो टोटल जो चैप्टर्स आपका प्रोजेक्ट का है वो तमाम चैप्टर्स उसमें डिस्कस होगा। तो अब उसमें कौन कौन से चैप्टर हैं? सबसे पहले आपका चैप्टर 1 होगा, उसमें आप लिखेंगे इंट्रोडक्शन, फिर सब्जेक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्रोजेक्ट, प्रिंसिपल्स ऑफ द प्रोजेक्ट, देन प्रॉब्लम्स एंड लिमिटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है, फिर चैप्टर 2 में आप क्या लिखेंगे? चैप्टर 2 होगा मेथोडोलॉजी, यानी इस प्रोजेक्ट को तैयार करने में आपने क्या मेथड्स यूज़ किया है। जनरली हम लोग तो कोई लैंड सर्वे या फील्ड सर्वे तो हम प्रोजेक्ट में करते नहीं हैं,
तो इसलिए हमारा जो बेसिक जो मेथडोलॉजी होगा वो यही होगा कि लेक्चर जो हमारे टीचर्स ने हमें दिया है उसको हमने फॉलो किया, मटेरियल्स हमने बुक से कलेक्ट किए और कुछ डाउनलोड किए, वेबसाइट से हमने लिया हेल्प, और कुछ डेटा कलेक्शन किया, इमेज वगैरह हमने डाउनलोड किया। तो ये हमारा पहला चैप्टर हुआ और सेकंड चैप्टर हुआ। थर्ड चैप्टर जो है वो हमारा एक्चुअल प्रोजेक्ट का वो चैप्टर है। तो इस थर्ड चैप्टर में हम जो अपना जो प्रोजेक्ट का जो टॉपिक है उसके डिटेल्स आपको इसी थर्ड चैप्टर में ही लिखना है, ठीक है। अब उस डिटेल्स में क्या क्या हम लोग दे सकते हैं उसमें, तो सपोज़ हमारा टॉपिक है वॉल्केनिक इरप्शन इन जापान, तो हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे जापान के बारे में कि जापान क्या है, उसका थोड़ा बहुत कंट्री के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे। ये आप सर्च करेंगे विकीपीडिया में वगैरह मिल जाता है बहुत सारा मटेरियल। फिर उसके लोकेशन और एक्सटेंट ऑफ जापान, कहाँ लोकेटेड है जापान, किस दुनिया के किस एरिया में है, किस जगह पे है। फिर कॉजेज़ ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन इन जापान, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वॉल्केनिक माउंटेन्स, फिर टाइप्स ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन इन जापान। ये सब जापान के बारे में जब हम सर्च करेंगे विकीपीडिया में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिलेंगे। बेसिकली हम लोगों को ये सब तो इन्फॉर्मेशन देने के बाद सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है कि हमें वॉल्केनिक इरप्शन हिस्ट्री ऑफ जापान सर्च करना है कि कब कब जापान में जो है वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था और उससे कितने नुकसानात हुए थे, कितने वो हुआ था, उसका इफ़ेक्ट क्या था, तो उसमें डेथ क्या है, प्रॉपर्टी डैमेज कितना हुआ, ये सब कुछ किस ईयर में हुआ था ये। तो पूरी डेटा जो है आपको टेबल फॉर्मेट में आपको अवेलेबल है नेट में, आप देखेंगे तो वहाँ मिल जाएगा। फिर उसी डेटा को, उस टेबल को आपको एनालिसिस करना है, यानी कि किस ईयर में सबसे ज़्यादा हुआ था, किस ईयर में कम हुआ था, कितने लोग अभी तक 10 साल या 20 साल में कितने बार इस तरह का इरप्शन हो गया है और कितना उससे जापान में नुकसान हुआ है। फिर वहाँ के लोगों ने किस तरह से इसको उसके नुकसान को वो निकले हैं वो, या उसके जो मिटिगेशनल मेजर्स है, यानी वहाँ के नुकसान को कम से कम करने के लिए, कभी भी वॉल्केनिक इरप्शन हो तो नुकसान कम हो, तो इसके लिए वहाँ के लोग और वहाँ की सरकार ने क्या मेजर्स को अडॉप्ट किया है, किस तरह से उससे बचने के लिए या उससे के नुकसान को कम करने के लिए क्या स्टेप उन्होंने लिया है। तो ये सब लिखने के बाद ये हमारा टोटल हो गया कंप्लीट। अब लास्ट में हम इन्फ्रेंसेस लिखेंगे, यानी कि क्या आपका पूरा जो ये रिपोर्ट आपने जापान का जो शुरू से लेकर अभी तक जो आपने लिखा है उसमें क्या आपका रिज़ल्ट आपको मिला, ठीक है। तो ये 2, 3, 4 लाइन में आप लिखेंगे रेफरेंस को, ये इन्फ्रेंस को, यानी जो रिज़ल्ट आपने टेबल का एनालिसिस करने के बाद जो आपको मालूम चला वो लिखेंगे इन्फ्रेंस में। फिर लास्ट में आप अपना कंक्लूजन देंगे कि आपने जो प्रोजेक्ट तैयार किया इसमें आपको क्या आपको सीखने मिला, क्या आपको नुकसान मतलब कमी आपको नज़र आई, क्या और बेहतर करना चाहिए था, ये कंक्लूजन के पार्ट में लिखेंगे। और फिर एंड करेंगे आप रेफरेंस में। रेफरेंस क्या होता है? रेफरेंस सिंपली जिस सोर्स से हमने जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया है वो उसके नाम लिखने होते हैं। जैसे कि हमने बुक से कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया है, कुछ गूगल के वेबसाइट से हमने लिया, कुछ विकीपीडिया के वेबसाइट से लिया। जैसे इमेज वगैरह हम लोग डाउनलोड करते हैं जनरली फ्रॉम गूगल, तो वो लिख देंगे www.google.com। विकीपीडिया से बहुत सारा ज्योग्राफी वो इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा, हिमालय का या जापान का, चाहे आपको सुंदरबन का, कोई भी जगह का इन्फॉर्मेशन आपको विकीपीडिया से आराम से मिल जाता है, तो वहाँ लिखेंगे www.wikipedia.com। और जो आपका बुक है, टेक्स्ट बुक है, उसका नाम आप लिखेंगे। तो ये रेफरेंस कहलाता है। तो समझ में आया आपको कि एक आइडियल प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर किस तरह होता है? कि सबसे पहले हम तो टाइटल पेज देते हैं, नेक्स्ट उसके बाद रखते हैं एक्नॉलेजमेंट को, फिर नेक्स्ट हम रखते हैं कंटेंट पेज को, फिर 4th पेज से हमारा शुरू हो जाता है पूरा प्रोजेक्ट के जो भी मटेरियल्स हमको मिले हैं, पिक्चर इंक्लूडिंग चार्ट डायग्राम वगैरह सब, ये सब लिखने के बाद लास्ट में हमारा जो क्लोजिंग होगा, जो एंड होगा कंक्लूजन के बाद, वो रेफरेंस का होगा। रेफरेंस यानी बुक्स से या सोर्सेज के जो आपने इंफॉर्मेशन दिए हैं वो। तो ये कहलाता है हमारा आइडियल प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर। होप समझ में आ गया होगा। अगर कोई परेशानी है तो फिर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।